दृष्टि आईएएस के इन डेप्थ प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जातियों के उप वर्गीकरण के मसले पर अपने निर्णय को सुरक्षित रख लिया है। लगातार राज्य इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें अधिकार मिलना चाहिए अनुसूचित जातियों के उप वर्गीकरण का, ताकि अनुसूचित जातियों में जो सबसे पिछड़े लोग हैं उनको आरक्षण में आरक्षण प्रदान करके उनकी स्थिति को, उनके सामान्य जीवन को ऊपर उठाया जा सके। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2004 के एक मसले में, जिसका नाम है ईवी चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, उस मसले में इस बात को स्पष्ट किया था कि अनुच्छेद 341 के अंतर्गत केवल राष्ट्रपति को ही यह अधिकार है कि वो एससी समुदायों की एक सूची तैयार कर सके और उस सूची के साथ राज्यों को किसी प्रकार का छेड़छाड़ करने का अधिकार नहीं है। क्या है ये पूरा मसला? आज अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण के मुद्दे को इन डेप्थ में विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे और हमारे टॉपिक का नाम होगा, क्या सुप्रीम कोर्ट कर देगा अनुसूचित जातियों में उपवर्गीकरण। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के क्या पक्ष होंगे। सबसे पहले हमने उस खबर को जान लिया है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो अनुसूचित जातियों में उपवर्गीकरण का मसला है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। पृष्ठभूमि को जानना बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें वर्ष 2004 का एक निर्णय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है सुप्रीम कोर्ट का, वो है ईवी चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। ये निर्णय क्या था और इस पर सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक पीठ ने पुनर्विचार करने की बात क्यों कही है, उसके तर्क क्या हैं, और फिर हम अनुसूचित जातियों में उपवर्गीकरण और उसके विपक्ष के कुछ तर्कों को देखेंगे, और जिससे पूरे मुद्दे की एक बेहतर समझ बनेगी। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है ये आईएएस की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के भारतीय अर्थ राज्य व्यवस्था जैसे खंडों से, संविधान जैसे खंडों से उसे जोड़ करके आप देख सकते हैं। साथ ही भारतीय समाज सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के भारतीय समाज खंड से भी जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हम आगे बढ़े इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन प्राप्त करने में आपको आसानी हो। एक सामान्य पृष्ठभूमि आपको दे दी गई है कि किस प्रकार से राज्य इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि अनुसूचित जातियों में भी कुछ प्रमुख वर्गों को ही, कुछ प्रमुख अनुसूचित जातियों को ही आरक्षण का लाभ मिल पाया है और इसलिए आरक्षण में आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। अनुसूचित जातियों में एक उपवर्गीकरण की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि जो समाज में पिछड़ गए हैं, जिन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है, उन्हें आरक्षण का पर्याप्त लाभ मिले और केवल प्रमुख अनुसूचित जातियों तक ही आरक्षण के लाभ सीमित न रहे। ये एक राज्यों की लंबे समय से डिमांड है। इसमें जो सबसे प्रमुख निर्णय आता है वो ईवी चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का आता है, जिसमें 5 न्यायाधीशों की पीठ ने वर्ष 2004 में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया था कि अनुच्छेद 341 के अंतर्गत जो सूची एससी की, यानी शेड्यूल कास्ट की, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित करने का मतलब है मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर वो निर्धारित करते हैं। उसमें राज्यों के पास छेड़छाड़ करने की किसी प्रकार की शक्ति नहीं है और इसलिए राज्यों को उपवर्गीकरण का अधिकार प्रदान नहीं किया जा सकता। अगर आप इस पूरे मुद्दे की पृष्ठभूमि देखें तो पूरे मुद्दे की पृष्ठभूमि वर्ष 1975 में जाती है, जहां पर पंजाब सरकार एक नोटिफिकेशन के माध्यम से अपनी 2 सबसे पिछड़ी अनुसूचित जातियों को आरक्षण की विशेष सुविधा प्रदान करता है। एक अधिसूचना आती है पंजाब सरकार के 1975 में और उसने क्या किया कि 25% आरक्षण 2 श्रेणियों में विभाजित कर दिया। आप जानते हैं कि ये 25% आरक्षण किसको दिया गया था? वहां अनुसूचित जातियों को दिया गया था। सामान्य तौर से अनुसूचित जातियों के आरक्षण कितना निर्धारित है? भारत में 15% निर्धारित है और इस पंजाब सरकार के अधिसूचना में 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया और एक श्रेणी में वाल्मीकि और मजहबी सिख समुदायों को उनकी शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में पिछड़ी स्थिति को देखते हुए दोनों क्षेत्रों में उन्हें प्राथमिकता की व्यवस्था की गई और बाकी के अंतर्गत इनकी प्राथमिकता के बाद बाकी अन्य एससी समुदायों को दूसरी श्रेणी में रखा गया। ये आरक्षण की व्यवस्था 1975 में चलती रही, लेकिन वर्ष 2004 में मैंने बताया कि ईवी चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का एक महत्वपूर्ण निर्णय आया। और निर्णय ये क्यों आया? क्योंकि आंध्र प्रदेश ने एक वर्ष 2000 में एक अधिनियम पारित किया गया, आंध्र प्रदेश अनुसूचित जाति आरक्षण का युक्तिकरण, रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन एक्ट 2000, जिसके तहत इसने एससी समुदायों की एक विस्तृत सूची जारी की और विस्तृत सूची जारी करके उन्हें आरक्षण के लाभ को, कोटा के लाभ को निर्धारित किया।
ये सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य इस प्रकार से निर्धारित नहीं कर सकते कि किस अनुसूचित जाति को कितना आरक्षण मिलेगा, और इसीलिए ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में इसको खारिज कर दिया गया। अब ये सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण निर्णय था। सुप्रीम कोर्ट के इसी निर्णय की वजह से वर्ष 2006 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने डॉक्टर किशन पाल बनाम पंजाब राज्य के मामले में 1975 के पंजाब के नोटिफिकेशन को, जिसमें 2 श्रेणियां एससी की निर्धारित की गई थी आरक्षण के अंतर्गत, उसको रद्द कर दिया। जब ये रद्द कर दिया तो पंजाब की सरकार फिर से वर्ष 2006 में ही एक अधिनियम लेकर के आई ताकि उसकी बहाली की जा सके, जो बाल्मीकियों को और मजहबी सिख समुदायों को आरक्षण प्रदान किया गया है। उसके लिए वो पंजाब एससी और पिछड़ा वर्ग सेवाओं में आरक्षण एक्ट 2006 लेकर के आई, और उसने फिर से पंजाब के जो मजहबी सिख समुदाय हैं और जो बाल्मीकी समुदाय है उनको आरक्षण में प्राथमिकता का प्रावधान किया। लेकिन एक बार फिर से वर्ष 2010 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने इसको रद्द कर दिया, और जब इसको रद्द कर दिया तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में इसमें सुनवाई हुई और वर्ष 2014 में देविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य मामला में संवैधानिक पीठ ने 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने यह फैसला दिया कि ईवी चिन्नैया निर्णय पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। यानी जो निर्णय दिया गया था कि राज्य इसमें इस व्यवस्था में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते, जो एससी के भीतर जो समुदाय शामिल करने हैं या अनुच्छेद 341 के अंतर्गत किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते, इस पूरी व्यवस्था में एक पुनर्विचार की आवश्यकता है। तो ये पूरे मामले की पृष्ठभूमि है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया तो, और ईवी चिन्नैया मामले पर पुनर्विचार की बात कह दी, तो ये मामला एक संवैधानिक पीठ में पहुंचा, क्योंकि वो दोनों जो मामले थे, चाहे देविंदर सिंह का मामला हो चाहे ईवी चिन्नैया का मामला हो, वो 5 जजों की संवैधानिक पीठ थी, इसलिए बड़ी बेंच में गया, 7 जजों की संवैधानिक पीठ में गया, जिस पर अभी हाल ही में सुनवाई चल रही है। अब हमें इसमें एक विशेष रूप से ध्यान रखना है कि वर्ष 2020 में भी संविधान की एक संवैधानिक पीठ ने यह कहा कि 2004 के फैसले पर पुनर्विचार की जरूरत है, 2020 में कहा। और जब इस मामले पर पूरी सुनवाई चली तो, और जब ये कहा कि इस पर मामले पर पुनर्विचार की आवश्यकता है, तो उसमें सबसे प्रमुख तर्क ये दिया गया कि जो एससी है वो एक सजातीय समूह है, यानी एक ही तरह का होमोजीनियस कम्युनिटी है। इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता, इस पर अपनी असहमति व्यक्त की। यानी एससी समुदाय में भी अलग अलग प्रकार की सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन की स्थिति आपको देखने को मिलेगी, और इसलिए उसको होमोजीनियस कम्युनिटी के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसने कहा कि एससी एसटी और सोशली एंड एजुकेशनली, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े समुदायों में भारी असमानताएं हैं, और इसलिए इस ईवी चिन्नैया निर्णय पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। इसी बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय वर्ष 2018 में आया। वो निर्णय जर्नैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता में सुप्रीम कोर्ट ने दिया, और उसने कहा कि एससी के भीतर क्रीमी लेयर के मुद्दे को उसने सही ठहरा दिया, उसके निर्णय को सही ठहरा दिया, और पदोन्नति के लिए क्रीमी लेयर के प्रावधान को एससी कम्युनिटी में यानी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में स्वीकार किया जा सकता है। वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया। अब राज्यों ने इस मामले से ये तर्क निकाला, ये निगमन निकाला, उनका तर्क ये था कि इसी प्रकार का, जिस प्रकार से पदोन्नति में एससी के भीतर क्रीमी लेयर जैसा जो प्रावधान है, अगर आप इसका एप्लीकेशन करें, एप्लीकेशन यानी एससी कम्युनिटी में उपवर्गीकरण के अंतर्गत इसका एप्लीकेशन करें, तो मूल रूप से क्रीमी लेयर का ही एक अनुप्रयोग है एससी कम्युनिटी में उपवर्गीकरण की व्यवस्था, ताकि जो वहां प्रमुख अनुसूचित जातियां हैं, प्रमुख अनुसूचित जातियों को इस कम्युनिटी से बाहर नहीं किया जा रहा है, आरक्षण से बाहर नहीं किया जा रहा है, बल्कि 15% आरक्षण की जो व्यवस्था है उसी के भीतर जो पिछड़े हुए समुदाय हैं एससी कम्युनिटी के और ज्यादा पिछड़ गए हैं, उन्हें आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से एक क्रीमी लेयर के तहत आय की सीमा लगा दी जाती है आरक्षण के भीतर की, इस आय से ऊपर आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, उसी प्रकार से यहां पर भी आरक्षण के अंतर्गत 15% आरक्षण जो एससी को मिलता है उसी के भीतर कुछ ज्यादा पिछड़े हुए समुदायों को आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। देविंदर सिंह जो बेंच थी और ईवी चिन्नैया की जो बेंच थी, जैसा कि आपको बताया 5 जजों की बेंच थी, इसलिए इस मामले की सुनवाई अब कौन कर रहा है? 7 जजों की संवैधानिक पीठ कर रहा है।
अब अगर उपवर्गीकरण का मामला सामने आता है और इस पर किसी तरह से अनुमति मिल जाती है एससी कम्युनिटी में वर्गीकरण की, तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग कम्युनिटी प्रभावित होंगी जो एससी से जुड़ी हुई हैं, अनुसूचित जातियों से संबंधित हैं। जैसे पंजाब में वाल्मीकि, मजहबी सिख, आंध्र प्रदेश में मडिगा, बिहार में पासवान, उत्तर प्रदेश में जाटव और तमिलनाडु में अरुंधतियार, जो ज्यादा एक तरह से अगड़ी मानी जाती है, सुप्रीम जो अनुसूचित जातियों में जो अगड़ी जातियां मानी जाती हैं, उन पर इसका प्रभाव पड़ने की संभावना है। अब हम दोनों पक्षों के तर्क देख लेते हैं कि तर्क क्या दिए जा रहे हैं। जैसे पंजाब सरकार के जो अधिवक्ता हैं, उनका एक महत्वपूर्ण तर्क यह है कि ईवी चिनैया में गलती हुई। यानी ईवी चिनैया का जो मामला था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 341 के तहत केवल राष्ट्रपति ही एससी सूची को निर्धारित करेंगे, ये एक महत्वपूर्ण गलती थी। राज्य अनुसूची 341 में छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ये एक गलती थी, उनका ये तर्क है। और हकीकत यह है कि अनुच्छेद 16(4) के तहत राज्य को अनुमति है कि वो जिन लोगों का भी शिक्षा में और सार्वजनिक रोजगार में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उनके लिए विशेष व्यवस्था कर सकता है। साथ ही अभी हाल ही में अनुच्छेद 342A जो जोड़ा गया है, उसके तहत भी अगर हम उसे पढ़ें तब भी चिनैया निर्णय अब लागू नहीं हो सकता, क्योंकि ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सूची बनाने का अधिकार देता है। यानी पिछड़े समुदायों की एससी एसटी की सूची बनाने का अधिकार उनको देता है। और अगर हम उपवर्गीकरण का मुद्दा नहीं स्वीकार करेंगे किसी भी समुदाय में, तो उपवर्गीकरण के बिना आरक्षण का उद्देश्य विफल हो जाएगा, क्योंकि आरक्षण का उद्देश्य ही यह है कि सारे समुदाय के जीवन स्तर को आरक्षण सार्वजनिक रोजगार के माध्यम से और शिक्षा के माध्यम से ऊपर उठाया जा सके। ये एक तर्क है। इसके विपक्ष में तर्क क्या है? इसके विपक्ष में तर्क यह है कि राष्ट्रपति की सूची में शामिल सभी जो एससी सूची शामिल है या एसटी सूची शामिल है, उसमें सभी लोग अस्पृश्यता के कलंक से पीड़ित है, इसलिए उसको एक होमोजीनस कम्युनिटी के रूप में ही स्वीकार करना चाहिए, एक समान समुदाय के रूप में स्वीकार करना चाहिए, उसके भीतर किसी प्रकार का अंतर नहीं करना चाहिए। ये दूसरे तर्क का कहना है। और इसी पर हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि अदालत को मानदंड तय करने होंगे कि हमारे देश की जो पॉपुलर पॉलिटिक्स है, जो लोकप्रिय राजनीति है, वो आरक्षण देने को प्रभावित न कर सके। और इस पूरे मुद्दे पर हाल ही में 8 फरवरी के दिन निर्णय को सुरक्षित रख लिया गया है, अभी फाइनल निर्णय नहीं आया है। अंत में इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? हाल ही में खबरों में रहा ईवी चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामला किस वर्ग में उपवर्गीकरण की बहस से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।